बजट बनाने में दो खास लोगों की भूमिका रही थी। उनमें से एक है रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास सर, और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को लेकर काफी बातें चल रही थी। तो एक्सपेंडिचर कैसा रहने वाला है, क्या रोड मैप होगा, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं रतन त्रिवाता साहब। दोनों आदमी का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज में। सबसे पहले आपके पास आऊंगा शक्तिकांता सर कि ब्लैक मनी पे काफी हंगामा हुआ था। इस बार आप लोगों ने ब्लैक मनी को लेकर काफी कुछ ऐलान किए हैं बजट में लेकर के। अब एक कंसर्न यहाँ पे उठ खड़ा होता है कि कानून तो अब बनने जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो ब्लैक मनी के तहत दायरे में जो आने वाले लोग हैं, क्या उनको आप कोई ग्रेस पीरियड दें कि इतने समय तक आपको विंडो देता हूं, आप अपने आप को ठीक कर लो, नहीं तो इसके बाद से हमारे ये कानून लागू होने जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई विचार है आपका? ब्लैक मनी के बारे में पिछले 9 महीने में हम लोगों ने काफी सारे कदम उठाए हैं, काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसके कुछ डिस्क्रिप्शन फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट स्पीच में इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें हम लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ इनएडिक्वेसीज है, और पर्टिकुलरली ये जो ब्लैक मनी बाहर है, जो देश के अंदर है, उसको तो हम बिल्कुल उसको हम ट्रैक करके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक मनी बाहर है उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें। कुछ लीगल, ऐसा लगा कि कुछ लीगल लूपहोल्स है, तो वो लूपहोल्स को प्लग करने के लिए कानून जो है उसको और सख्त बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए ये नया लॉ ला रहे हैं। आपने कहा कि कोई मतलब कोई सुधार, मतलब कोई मौका मिलेगा, जैसे कि और किसी इंटरव्यू में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया है, एक कंप्लायंस विंडो, लिमिटेड पीरियड के लिए एक कंप्लायंस विंडो दिया जाएगा, जिसके अंदर वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होगा। कि एक सिविलिटी की कमेटी बनी थी डायरेक्ट टैक्स पे, एमनेस्टी स्कीम के सुझाव दिए थे कुछ तो पे उसी तर्ज पर होगा? नहीं, ये अलग है। इसमें ये जो कंप्लायंस विंडो है ये लॉ में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर अगर कोई डिक्लेयर करना चाहता है कि मेरे पास इतना बाहर एसेट है और इतना इनकम है मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, तो ही हैज टू पे द पेनल्टी, इंटरेस्ट दोनों पे करेगा, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन वो जो लिमिटेड पीरियड रहेगा उसके बाद अगर हमारे इंफॉर्मेशन हमको मिलता है कि किसी के पास बाहर कोई वेल्थ है, कोई एसेट है या कोई इनकम है जो डिक्लेयर नहीं किया, तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अब तक ये बात करते कि टैक्स की व्यवस्था को ऐसे रखें कि नकारात्मक सोच के साथ टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, जिसको एडवर्सियल टैक्स रिजीम को खत्म करने की बात की गई थी, लेकिन ये सख्त प्रावधान जो है कहीं ना कहीं उसका उल्टा होता दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। पिछले कई सालों से ये कल की मतलब इट इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, ये कई सालों से चल रहा है। उसके ऊपर काफी पब्लिक डिबेट भी हुआ है कि अनअकाउंटेड मनी बाहर बहुत है, और जब बाहर अनअकाउंटेड मनी है उसको अल्टीमेटली द मनी बिलोंग्स टू द कंट्री। हमारे देश में व्हेन वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्विटी, जो ब्लैक मनी है जो कानून के खिलाफ है, इंश्योर करें कि अनावश्यक परेशान ना हो लोग। गलती से किसी ने टैक्स रिटर्न में दाखिल नहीं करी, प्रॉपर्टी नहीं बताया, कुछ ऐसी बात हो गई, वो अनावश्यक तरीके से परेशान ना हो, 7 साल और 10 साल की जेल की सजा वाले दायरे में ना आए। CBDT साइड में हम लोगों ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस इश्यू किया हुआ है अबाउट नॉन एडवर्सरियल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे डिपार्टमेंट में पिछले 9 महीने में जो सर्कुलर और जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने इशू किया हुआ है, वो डिपार्टमेंट का कल्चर हम बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, जिसमें कि कोई हैरेसमेंट नहीं रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फेयर एंड फ्रेंडली टू द टैक्स पेयर। सो इट इज नॉट एज इफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द ऑफिशियल्स को मतलब वो डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बजट को लेकर एक जो बात, जो हम लोग इंडस्ट्री से बात कर रहे थे कि बजट से पहले कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हर कोई चाह रहा था कि बजट में सब्सिडी को लेकर एक रोड मैप आता हुआ दिखेगा, लेकिन वो रोड मैप मुझे बहुत नहीं दिख रहा सब्सिडी को लेकर के। हम बात की जा रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कुछ और योजनाओं में लागू करेंगे, लेकिन सब्सिडी कैसे कट करें, कैसे खत्म करेंगे, वो भी एक स्टेप फॉरवर्ड है। क्योंकि सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला कि सब्सिडी एक ज़रूरी चीज़ है, देनी है, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे LPG के कंज्यूमर को देनी हो, चाहे केरोसिन को देनी हो या फूड में देनी हो। मगर सबसे पहले मुद्दा जो उठता है कि किसको जा रही है, इसके अंदर लीकेज तो नहीं है। तो अगर आप आंकड़े भी देखें कंपेयर टू लास्ट ईयर, हमने परसेंटेज टर्म्स के अंदर सब्सिडी एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हम 1.60 टारगेट कर रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर 2 के ऊपर थी। आप कह सकते हैं कि ये
पेट्रोल प्राइसेस के कम होने की वजह से काफी हमको पेट्रोलियम सब्सिडी के अंदर काफी मिला। पेट्रोल प्राइसेस कम करने की जो बात हुई, इसको सब्सिडी को आपने जो फैक्टर इन किया है, तो क्रूड ऑयल का कितना आपने बेस प्राइस लिया, एवरेज प्राइस? इसको उसके बेसिस पे नहीं किया है हमने। 30,000 करोड़ की उसका प्रावधान कर लिया है, और अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया मार्केट कंडीशंस के अंदर तो हम उसको रिविजिट कर सकते हैं। मगर इसमें खाली मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम सब्सिडी की टारगेटिंग भी बड़ी सिंपल तौर से करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो डीजल और पेट्रोल को जो डीरेगुलेट कर दिया गया है, इसमें खाली हम टारगेट कर रहे हैं एलपीजी और केरोसिन को। उसके अंदर जो 30,000 करोड़ रुपए जो दिया गया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, कुछ केरोसिन में जाएगा, कुछ एलपीजी में चला जाएगा। तो आपसे सुनेंगे कि अब जो है डीजल, एलपीजी से, केरोसिन से लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, उसमें वहां भी अब जैसे आप उसके अंदर फर्टिलाइजर की तरफ देखें तो वो बहुत जरूरी है, मगर उसके अंदर भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि आप ये कह दें कि किसी चीज का दाम बढ़ा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, फिर उसका असर एमआरपी के ऊपर भी पड़ सकता है। बट देयर आर अदर वेज ऑफ अटैकिंग द प्रॉब्लम इज बाय यूजिंग दैट सब्सिडी मोर एफिशिएंटली। अभी फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में, जैसे मैं बता रहा था, कि एक निर्णय लिया है कि सारी यूरिया को नीम कोटिंग की जाए। नीम कोटिंग की वजह से दो लाभ होते हैं, वो एंटीबायोटिक के अंदर वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती है, दूसरा उसको डाइवर्ट करके आप इंडस्ट्रियल यूज में नहीं ला सकते, या उसको ऐसे बैग्स में, इनडायरेक्ट, मगर इसका काफी असर पड़ेगा। इसके साथ साथ ये लास्ट बजट के अंदर एक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई गई थी बिमल, उसकी सिफारिश आई है, इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने दे दी है। उसके अंदर बहुत अच्छे सुझाव भी आए थे, इंटरिम सुझाव, जिनका हमने काफी कुछ इस्तेमाल भी किया था इस बजट में बनाने के लिए। उनकी फाइनल रिपोर्ट अगले साल आएगी। उन्होंने काफी कुछ कहा है उसके अंदर कैसे करना है। तो एक कोई स्पेसिफिक ऐसा रोड मैप नहीं है, मगर ये भी रोड मैप है कि हम इसको जीडीपी का परसेंटेज में कम ला रहे हैं। सरकारी खर्चे में एक जो मुझे बड़ा आइटम दिख रहा है वो है जो भारत उत्सव मनाने की बात की गई 2022 तक, हाउसिंग फॉर ऑल की बात की गई है, हर घर में पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन लगता है बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वहां पे, कहां से आएगा? सबसे देखिए, एक ये भागीदारी का भी मौका है, क्योंकि एक डेवल्यूशन भी हुआ है बहुत बड़ा 14 फाइनेंस कमीशन के बाद, जो पैसे दिए गए हैं स्टेट की सरकारों को। आप हाउसिंग की बात ले लीजिए, उसका ईएफसी वगैरह अभी चल रहा है, अप्रेजल प्रोग्राम चल रहा है हमारे मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। वैसे ये मतलब नहीं है कि पूरा पैसा खाली सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, स्टेट भी पार्टिसिपेट, इसके अंदर स्टेट भी पार्टिसिपेट करेगा, जो बेनिफिशियरी है वो भी कुछ दे सकता है, जो बिल्कुल ही वनरेबल है उनको मदद करनी पड़ेगी, इसमें इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस भी आएगी। तो इस तरह से बनता है। सबसे पहले अगले 2 साल के अंदर सबसे पहले हमको देखना है कि सर्वे करके किनको क्या चाहिए, कितना। आपके तरफ से एक जो महत्वपूर्ण ऐलान हुआ जीएसटी को लेकर के, 1 अप्रैल 2016 का रोड मैप दिया हमने, लेकिन आपको लगता है कि राज्य तो मान रहे हैं, काफी हद तक ऑनबोर्ड कर लिया आपने, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटी के लिए तैयार है कि हम लागू कर पाएंगे? जीएसटी की बात जो कर रहे हैं, हम वेरियस फ्रंट्स में अब काम कर रहे हैं। जो सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन है उसके ऊपर एक कमेटी काम कर रही है, स्टेट जीएसटी लेजिस्लेशन जो है उसके ऊपर भी कमिटीज काम कर रहे हैं, और ये कमेटी में हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, सीबीएसई का रिप्रेजेंटेटिव से, और स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट भी, उनके ऑफिशियल्स भी हैं। सो वेरियस फ्रंट्स में अभी काम चालू है। जीएसटी का सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि जीएसटीएन जो कि आईटी बैकबोन है, उसके लिए हमने एक एसपीवी बना दिया, एक अलग सा कंपनी है। जीएसटीएन कब तक तैयार हो जाएगा, नेटवर्क तैयार कब तक, ग्राउंड पे कब तक तैयार हो जाएगा? जीएसटीएन का उन्होंने एक रोड मैप बनाया है, जिसको कि मैंने पर्सनली रिव्यू किया हुआ है, और रेगुलरली उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। और जीएसटीएन वेल बिफोर 1/4/2016 इट विल बी रेडी एंड इट विल बी ऑपरेशन। एक आखिरी सवाल कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम किए, वेल्थ टैक्स में खैर सरचार्ज ला के बराबर किया आपने, लेकिन इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, एक आम लोगों की शिकायत है, कोई छूट बढ़ाया ही नहीं। देखिए, पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 फ्रंट्स में 80C में 50,000 का इंक्रीज दिया था, एग्जेम्पशन में 50,000 का इंक्रीज दिया था, और आपका जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन उसमें भी 50,000 किया था। अभी इंश्योरेंस में सीनियर सिटीजन्स के लिए कई सारे स्टेप्स उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ फिस्कल अफोर्डेबिलिटी। इस साल जो है
14 फाइनेंस कमीशन में स्टेट्स का जो हमारा जो रेवेन्यू जाएगा स्टेट को डिवोल्यूशन में वो 32% से 42%, 10% बढ़ गया है। तो इसीलिए सेंटर के पास अभी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। जब अफोर्डेबिलिटी बन जाएगा, एज फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड इन द बजट स्पीच, द गवर्नमेंट विल। चलते चलते एक सवाल की सीएडी कम होने के बावजूद आपने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाई, काफी उम्मीद थी लोगों को, इंडस्ट्री को। नहीं, उसको हम रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। बजट के बाद भी संभावना बनी हुई है, उसको रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। देखिए, पिछले साल जो था एक 80-20 प्रिंसिपल था एक्सपोर्ट का, तो खत्म किया, उसको हमने हटा दिया। क्योंकि वो 80-20 प्रिंसिपल में काफी आर्बिट्राज हो रहा था। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज को एक स्पेशल फैसिलिटी था और उसमें जो बहुत क्वांटिटी उन्होंने गोल्ड ला के यहाँ पे देवर ओनली चार्जिंग लॉट ऑफ प्रीमियम। एक तरफ का वो एक मार्केट में एक डिस्टॉर्शन क्रिएट की। नहीं, अब इंपोर्ट ड्यूटी का कब तक तो हम देखेंगे? उसको हमने हटा दिया। उसके बाद आज इंपोर्ट के ऊपर कोई भी इंपोर्ट कर सकता है। 10% अभी चल रहा है, एक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट इज वॉचिंग द सिचुएशन और गोल्ड प्राइसेस भी काफी मतलब अभी सॉफन हुआ है। तो इट्स अ इवॉल्विंग सिचुएशन। जब जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट विल कंसिडर एट द अप्रोप्रिएट। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। इस बार बजट में दो खास बातें देखने को मिली। पहली बात की फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट को लेकर जितने ऐलान हुए, शायद इससे पहले कुछ बजट मैंने कवर किया, वहां पे देखने को नहीं मिला था। दूसरा, इस साल सरकार मुश्किल से विनिवेश की तरफ बढ़ती का टारगेट पूरा करती दिख रही है, लेकिन अगले साल के लिए एक अच्छा खासा टारगेट रखा है। इन दोनों को सरकार कैसे पूरा करेगी, इस पर बातचीत करने दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी हैं यहाँ पे हमारे साथ, और साथ ही साथ विनिवेश सचिव भी हमारे साथ हैं। दोनों स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि आपके सेक्टर से कई ऐसी योजनाओं का ऐलान हुआ है जिसका आम लोगों से बहुत लेना देना, खासतौर से सीएनबीसी आवाज के ऑडियंस को लेकर के। दो बीमा योजना की बात की, एक दुर्घटना बीमा योजना है, एक लाइफ कवर की बात की गई है। इसमें आपने काफी कम प्रीमियम पे इंश्योरेंस कवर मुहैया कराने की बात की, एक्सीडेंटल कवर। कैसे आखिर मुहैया कराएं, कैसे लोगों को, किस तरह के लोगों को फायदा मिलेगा? क्या इसमें हर कैटेगरी के लोग फायदेमंद होंगे या फिर सिर्फ बीपीएल एपीएल रहेंगे? देखो, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का सेकंड स्टेप में हम जा रहे हैं। हमने एक ऐसे दो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नेगोशिएशन करके कंपनियों के साथ एक ऐसा सिंपल प्रीमियम की अमाउंट जो हमने लाए हैं कि भाई 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर करने के लिए आदमी को सिर्फ साल में 12 रुपया देना है, महीने का 1 रुपया। तो उसके लिए भी उसको करना कुछ नहीं है। इंश्योरेंस तो बड़ी चीज होती है कि भाई उसके लिए फॉर्म भरना होता है, एजेंट को ढूंढना पड़ता है। जिसके भी पास बैंक अकाउंट है वो अपने बैंक ब्रांच को एक सूचित कर दे, एक चिट्ठी लिख के कि भाई मैं ये प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है उसमें जुड़ना चाहता हूं, तो उसके अकाउंट से 12 रुपया कट जाएगा। अगर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, 0 बैलेंस है, तो 12 रुपया डलवा दे। तो इसी कारण से हमारे जनधन के जो अकाउंट है वो भी एक्टिव हो जाएंगे और लोगों को भी 2 लाख रुपए। यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आ रहा है कि आपने कहा जनधन के अकाउंट एक्टिव भी हो जाएंगे, तो क्या ये योजना ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास जनधन योजना के तहत खाते खुले हैं, कि नहीं कोई भी खुलवा सकता है? इस योजना को किसी भी आदमी में, कोई भी आदमी इसमें पार्टिसिपेट करता है। आज देश में 80 करोड़ बैंक अकाउंट है। जनधन में तो हमने 13 करोड़ खुलवाए, बट 80 करोड़ में से कोई भी आदमी जिसका बैंक अकाउंट हो वो इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। अब जनधन योजना का आगे बढ़ के नाम दे रहा है, जैम का नाम दिया जा रहा है, जिसमें मोबाइल सर्विस तक इसमें जुड़ेगा। इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ कब तक देखेंगे आप? क्योंकि मुझे लगता है बहुत लंबी प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया है, चूंकि गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, मोबाइल सर्विस पेमेंट जैसी बात हम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास हर आदमी के पास एक बैंक अकाउंट नंबर है, हर आदमी के पास एक मोबाइल है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया ऑल्सो, लोगों के पास अब मोबाइल आ गया है। और आधार नंबर भी करीब करीब 72 करोड़ और ज्यादा शायद लोगों के पास आधार नंबर भी है। तो करना हमको इतना ही है कि बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक करना है, आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक करना है। ये 3 चीज एक बार लिंक हो जाएगी तो हमारे लिए एक रास्ता खुल जाएगा। कुछ आपने टाइम फ्रेम रखा अपने दिमाग में? नहीं, टाइम फ्रेम तो नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अभी तक करीब करीब 10 करोड़ अकाउंट सीड हो चुके हैं, जनधन वाले नहीं, कुल मिला के पूरे देश में जो अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसमें 10 करोड़ अकाउंट में आधार नंबर है। और जनधन के भी जो अकाउंट खुले उसमें से 36% अकाउंट्स आर ऑलरेडी सीडेड विथ आधार।
और बाकी जो है वो भी हम कर देंगे। एक आध साल के अंदर पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाना चाहिए, बट इन द मीन टाइम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज ऑलरेडी स्टार्टेड। बजट को लेकर सबकी निगाहें टिकी रहती है कि टैक्स के स्ट्रक्चर में किस तरह का बदलाव किया गया है, चाहे आम लोगों के लिए हो, कॉर्पोरेट के लिए हो या फिर इंडस्ट्री के लिए हो। इस वजह से हमारे पास कुछ खास पैनल है जिसमें सीबीसी चेयरमैन है और सीबीडीटी चेयरपर्सन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे शुरुआत पहले करूंगा सीबीडीटी से, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी रहती है। इसी वजह शायद बजट भाषण में सबसे अंतिम इनकम टैक्स की बारी आती है। तो इसमें लोगों की आम शिकायत ये आ रही है कि वेल्थ टैक्स को आपने कम कर दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया, और कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया आपने। वेल्थ टैक्स में तो खैर आपने सरचार्ज लगाया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, कॉर्पोरेट को राहत मिली, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं दे पाए। उम्मीद थी कि शायद इनकम टैक्स में छूट की सीमा है 40,000 50,000 बढ़ाई जाएगी। अरे क्या दिक्कत क्या क्या चैलेंजेस थे जिसकी वजह से आपने छोड़ा इसको? देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स को इस साल में कम नहीं किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स का एक रोड मैप लगाया गया कि अगले 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 25% तक आएगा, और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट्स जो एग्जम्पशंस इंजॉय करते हैं वो फेज आउट कर दी जाएंगी। इंडिविजुअल के लिए कोई एग्जम्पशन फेज आउट करने का प्रपोजल नहीं है। एक तो ये बात रही। दूसरा, इंडिविजुअल को भी टैक्स रिलीफ दिया गया है। डायरेक्ट स्लैब में फर्क नहीं किया गया, पर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स के लिए, एनपीएस में 50,000 एक्स्ट्रा पेमेंट डाल देने के लिए, तो ये रिलीफ तो इंडिविजुअल को दिए गए। और जो सरचार्ज भी लगा वेल्थ टैक्स के जाने से, वो 1 करोड़ से ऊपर वाले इंडिविजुअल को लगा। तो जो मिडिल क्लास इंडिविजुअल इनकम अर्नर है उस पे सरचार्ज का बोझ नहीं गया। कॉर्पोरेट पे भी सरचार्ज लगाया गया क्योंकि कॉर्पोरेट भी टैक्स पे वेल्थ टैक्स पे करते थे। तो ये जो इम्प्रेशन कि इंडिविजुअल के लिए और छोटे टैक्स पेयर के लिए कुछ किया नहीं गया, वो एक्चुअली गलत इम्प्रेशन है। और अगर आप देखें, पिछले बजट में इंडिविजुअल का टैक्स स्लैब बढ़ाया गया था, 50,000 रुपए का उधर रिलीफ दिया गया था। हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लोन लेते हैं वहां पे 50,000 का रिलीफ दिया गया था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इस बजट में मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि 800 की बजाय 1600 रुपया आपको मिलेगा हर महीने का। उसके बाद जैसे मैंने कहा, मेडिकल के लिए, एनपीएस के लिए रिलीफ तो आया है। इन सबसे अलग से दूसरे रास्ते से रिलीफ देने की कोशिश की गई है क्योंकि फिस्कल स्पेस लिमिटेड है। एक तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 4 साल को एग्जम्पशन खत्म करने की बात है और कॉर्पोरेट टैक्स 30 से घटा के 25 तक ग्रेजुअली करेंगे। तो कब से शुरू हुआ? क्या इस कारोबारी साल में, इस फिस्कल ईयर में कोई एग्जम्पशन खत्म होता हम देखेंगे, इस मतलब 2015-16 में, या फिर 2015-16 में कुछ नहीं करेंगे, आगे चल के करेंगे? नहीं, 15-16 का बजट कर दिया गया, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं छुआ गया एक्सेप्ट कि सरचार्ज बढ़ा है। तो क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स का रिडक्शन लिंक्ड है एग्जम्पशन की रिडक्शन के लिए, तो एग्जम्पशन का रिडक्शन इस साल में हम इसको एनालाइज करेंगे। कौन कौन सा एग्जम्पशन इमीडिएटली जा सकता है, कुछ को कुछ टाइम चाहिए। तो वो अगला साल का जब आएगा तो एग्जम्पशंस भी कुछ निकलेंगी, उसके साथ रिडक्शन। एग्जम्पशन हम मान के चलिए 2016-17 फिस्कल से लागू किया जाएगा, अभी नहीं, अभी शायद उस पर अमल नहीं किया उसका कोई। लेकिन जो कौशल साहब, जो हमें इंप्रेशन आ रहा है कि टैक्स कलेक्शन का टारगेट और फोकस काफी हद तक डायरेक्ट टैक्स से हट करके इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जाता जा रहा है, इससे आप सहमत हैं? नहीं, मेरे ख्याल से इस बार हमारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में है, इस बार जो इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स हैं उसका जो टैक्स गेन का है वो प्रपोजल्स इनडायरेक्ट टैक्स में है। डायरेक्ट टैक्स के साथ जो प्रपोजल्स आए हैं उसमें टैक्स रेवेन्यू कुछ हद तक कम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों के, उस हिसाब से सरकार डिसीजन लेती है। लेकिन यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, सिवाय कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से कुछ आपने ड्यूटी में फेरबदल किया है यहाँ पे। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मुझे जहां तक याद है करीब 44 आइटम थे जिसमें सुझाए गए थे प्रस्ताव की, इसको आप ठीक करिए। इनमें से कितने आइटम बचे रहे कि आपने सारे को खत्म कर दिया? ये प्रपोजल्स हम लोग की जो बजट की प्रक्रिया होती है उसमें हम जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं और विभिन्न जो ट्रेड संगठन होते हैं, इंडस्ट्री संगठन होते हैं, सबसे
सुझाव लेते हैं, उनको हमारे यहाँ एनालाइज किया जाता है, इम्प्लीकेशंस उसके देखे जाते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी भी इस बजट पे हमने करीब 22 गुड्स पर किया है, और उसमें कुछ जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जो बताते हैं वो कभी ऐसा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उसके हिसाब से उसकी वजह से होते हैं, तो उनको पूरा उनको दूर करने में ये परेशानी होती है कि उसका मतलब डाउन द लाइन प्रभाव होता है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उस स्टेज पे चला जाता है। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव करने में से इन्फ्लेशनरी कंसर्न कितना है आपको? सामान के दाम बढ़ेंगे, घरेलू प्रोडक्ट के दाम कि नहीं? नहीं, इसमें कोई इस तरह का कोई इसका वो नहीं होगा, मतलब प्रभाव नहीं होगा। उसमें ये होता है कि जो इंडस्ट्री जो ये मतलब जो वस्तु प्रयोग करती है अपना सामान बनाने के लिए, अगर जो इनपुट पे ड्यूटी जो है वो ज्यादा है उसको हम कम कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, और अगर उसके फाइनल प्रोडक्ट में कम है ड्यूटी, तब उसके पास क्रेडिट अक्यूमुलेट हो जाता है, उससे कॉस्ट बढ़ती है, तो उसको दूर कर देते हैं, तो इनपुट की ड्यूटी को घटा दिया जाता है। एक आपके बोर्ड से जुड़ी हुई बात जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई थी सर्विस टैक्स को लेकर के, जाहिर तौर पर सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ता जा रहा है, टैक्स कलेक्शन का एक मेजर फोकस एरिया रहेगा, लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ाने के पीछे दलील ये दी गई जीएसटी हम लागू करने जा रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन जीएसटी तो आप लागू कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 से आप टाइमलाइन दे रहे हैं, लेकिन सर्विस टैक्स में अभी तुरंत बढ़ोतरी आपने कर दी, ये कहां तक जायज? देखिए, इसमें ये जैसा कि मतलब सरकार को अपने विभिन्न कार्यक्रम लागू करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, फिस्कल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उसको देखना होता है कि कहाँ पे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और जो उसकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ भी अगर मेल खाएगा तो बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। तो जीएसटी जब आएगा तो जो सर्विसेज हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग टैक्स रिकवर करेंगे। मेरा सवाल यह था जीएसटी लागू होने से पहले जीएसटी के लिए जरूरी टैक्स आपने बढ़ा दिया। अभी 1/4/2016 से उसको लागू करने की बात है, तो अभी जैसे 12% था, अब 12 से मान लीजिए जो भी रेट फिक्स होता है 16, 18, 20 जो भी रेट फिक्स होता है, तो वो इससे ज्यादा होगा, वो उतना जो रेट होगा उसको दोनों विभाजित करके केंद्र सरकार और वो करेंगे, तो उसकी तरफ एक मूव है जिससे कि मतलब सबको एक 12 से सीधे एकदम ज्यादा न बढ़े, इसलिए एक फेजेस में करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हद तक काबू में आता दिख रहा है, और गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई थी सीडी की वजह से लगाई गई थी, सीडी अब काबू में आता दिख रहा है, तो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी 10% बरकरार रखी आपने, जबकि कॉमर्स मिनिस्ट्री जहां तक मुझे याद है कम से कम 4% घटाने की मांग करता रहा था। तो क्या दिक्कत क्या थी? गोल्ड इंपोर्ट हालांकि वैल्यू टर्म में बढ़ा है, क्वांटिटी टर्म में काफी हद तक कम होता दिख रहा है। देखिए, उसमें इसको निरंतर गोल्ड की जो पॉलिसी होती है उसका निरंतर रिव्यू किया जाता रहता है। पहले जो था वो 80-20 की पॉलिसी थी, अब उसको नहीं, तो इंपोर्ट ड्यूटी अब बजट में आपने नहीं घटाया, क्या बजट के बाद भी गुंजाइश बची हुई है कि नहीं है? ये मतलब बजट में एक रिव्यू किया जाता है, लेकिन गोल्ड ऐसी चीज है कि उसका रिव्यू साल में कभी भी होता रहता है।